हेलो दोस्तों, मैं हूँ रूबी और आज मैं हाजिर हूँ एक ऐसी शख्सियत को लेकर जिनको मैं डायरेक्टर कहूँ, एक्टर कहूँ, उन्हें कॉस्ट्यूम डिज़ाइनर कहूँ या थिएटर आर्टिस्ट कहूँ, उन्हें क्या कहूँ ये समझना मेरे लिए थोड़ा मुश्किल हो जा रहा है। तो इसलिए चलिए उन्हीं से पूछते हैं उन्हें मैं क्या कहूँ। बहुत बहुत शुक्रिया है सर आपका। मैं रॉबिन दास कहलाना ज़्यादा पसंद करूँगा। मैं डिज़ाइन टीचर के रूप में ड्रामा स्कूल में भर्ती हुआ, लेकिन कोई 1 साल के अंदर एक्चुअली 2 महीने के बाद प्ले डायरेक्ट करना शुरू किया। तो वो पहला ही जो प्रयास था मेरा प्ले डायरेक्ट करने का स्टूडेंट्स के साथ, उससे ऐसा स्टूडेंट्स का प्यार और ऑडियंस का प्यार मुझे मिलना शुरू हुआ कि स्टूडेंट्स हर साल डिमांड करते रहे कि रॉबिन सर के साथ हम प्ले करेंगे। तब तो मुझे रॉबिन दा कहते थे, रॉबिन दा के साथ हम प्ले करेंगे। मैं एक्चुअली सेट डिज़ाइन में पढ़ाता था और सेट डिज़ाइन मैं करता था एज ए सेट डिज़ाइनर, लेकिन मैं एज ए डिज़ाइनर कहूँगा क्योंकि मैंने जिसके साथ भी सेट डिज़ाइन किया, मैंने इंसिस्ट किया कि मैं कॉस्ट्यूम्स करूँ, मैं प्रॉपर्टीज़ भी करूँ, क्योंकि डिज़ाइन को वो टोटलिटी में अगर देखा जाए तो सेट डिज़ाइन, कॉस्ट्यूम डिज़ाइन और प्रॉपर्टी डिज़ाइन, इन तीनों का जो एक तरह से मेजर सैं कहते हैं एक फ्रेंच में, तो दृश्यबंध हम हिंदी में कहेंगे, तो उसका ही एक तरह से डिज़ाइन करता हूँ मैं। लेकिन उस शुरू से ही मैं जब आया था ड्रामा स्कूल, मुझे पता था कि मुझे क्या करना है, कि मुझे चित्रविद्या भी करना है, एक्टिंग करना है और डायरेक्शन करना है। मुख्यतः मैं जानता था कि मैं बहुत ही स्लिम था और मेरी हिंदी अच्छी नहीं थी जब मैं आया था, तो मुझे पता था कि हो सकता है कि एज एन एक्टर मैं बहुत दूर तक ना जा पाऊँ या शायद घुस भी ना पाऊँ हिंदी भाषाभाषी फिल्मों में। तो इसलिए मैं पहले से ही अपना ग्राउंड तैयार रखा था। लेकिन धीरे धीरे विद इन 2-3 ईयर्स ऑफ नेशनल शो ड्रामा में टीचरशिप के मुझे अभिनय टीचिंग के लिए भी स्टूडेंट्स की तरफ से प्रेशर आया, क्योंकि जब प्ले डायरेक्ट करते समय मैं काम करा रहा हूँ, वहीं से समझ में आ रहा है बच्चों को, और मुझे भी समझ में आने लगा कि वो एक्टिंग ट्रेनिंग भी मेरा एक हिस्सा है। और इस सब चीज़ों के लिए मैं लगातार पढ़ता रहा। टीचर बनने के बावजूद भी अपने आप को प्रिपेयर कराता रहा कि एज एन एक्टिंग टीचर, एज ए थिएटर डायरेक्टर। और थिएटर डायरेक्टर के रूप में मतलब सिर्फ लिटरेचर से संबंध नहीं, प्ले के स्टाइल से संबंध नहीं, म्यूज़िक से भी संबंध है। तो इन सब चीज़ों में अपने आप को ग्रो कराता रहा। तो इसलिए मैं कहना चाहूँगा कि आई एम ए थिएटर वाला, रॉबिन दास द थिएटर वाला, तो दैट विल बी ए बेटर डेफिनेशन। थैंक यू। जी, जैसे आपने बताया कि मैं थिएटर वाला बनना चाहता हूँ या कहलाता हूँ, तो अच्छा लगता है आपको। तो शुरू से आप जब उड़ीसा के बालासोर में थे, तब से आपको थिएटर का ये जो कीड़ा कहलाता है वो कहाँ से लगा आपको? कैसे आपको लगा कि थिएटर या नाटक या क्या मुझे करना चाहिए, कहाँ तक पहुँचना चाहिए, ये सब कैसे क्लियर हुआ आपके दिमाग में? तो 2 बातें मैं इसमें कहना चाहूँगा कि जो मेरा बैकग्राउंड है और जो मेरे पेरेंटेज है और जो मेरे जिस गांव में मैं पैदा हुआ हूँ, उन सारी जगह की, और जो कॉलेजेस में मैं भर्ती हुआ, और इन सब जगह की, और मेरे एजुकेशन कोर्स भी जो चला, मेरे फैमिली के बीच में भी जो स्थितियां रही, इन सब की जो एक तरह से कहें बुरा असर या बुरी स्थितियां, वो ये है कि पूरे 60 किलोमीटर रेडियस में आदिवासी विलेजेस के बीच में ये एक इम्पॉर्टेंट नॉन ट्राइबल विलेज में, आजकल के सेंस में हिंदू विलेज नहीं कहना चाहूँगा, लेकिन हाँ हिंदू, ये उड़िया विलेज एक है, और बाकी आसपास में सारे ट्राइबल्स थे। तो ट्राइबल लोगों के बीच में एक उड़िया विलेज जो कि बड़ा सा है, और एक तरह से छोटे छोटे दुकानदार इस गांव में थे। शहर जो कि 50 किलोमीटर दूरी पर है, कोई प्रॉपर सड़क हमारा नहीं था कनेक्ट करने के लिए शहर को पहुंचने वाला जो मेन रोड है, 5 किलोमीटर का कीचड़ वाला रोड है, और बैलगाड़ी में है मोस्टली कनेक्ट करते थे हम लोग। कभी कभी जाना होता था मेरे पेरेंट्स में से किसी को, तो पहले बैलगाड़ी में जाएंगे 5 किलोमीटर, और वहाँ से फिर बस मिलता था, जो कि मुश्किल से पूरे दिन में 2 बसें चलते थे। और एक
फॉर्चुनेटली इंडिपेंडेंस के बाद ही एक प्राइमरी हेल्थ सेंटर हमारे गांव में था, तो एक डॉक्टर हमारे घर के बगल में थे। दिस इज़ वन ऑफ द गुड थिंग्स ऑफ माय बैकग्राउंड। दूसरा जो है बुरी स्थिति ये थी कि हम लोग, जब मैं बच्चा बन रहा हूँ तो हम लोग 4, मेरे बाद जो है 2 और भी हो चुके थे, तो हम लोग 5 भाई बहन तब थे। बाद में 7 बन गए हैं, तो 7 भाई बहनों के बीच में, और मेरे पिताजी जो है पहले अब मिडिल इंग्लिश स्कूल कहते हैं 6th और 7th क्लास को, तो उसके टीचर थे। बाद में वो हाई स्कूल टीचर बने, तो बहुत ज़्यादा कमाई नहीं थी हमारी, लेकिन फिर भी पूरे गांव भर में देखा जाए जो बड़े किसान 4-5 थे, धनी लोग जिनको हम अदरवाइज कहेंगे, और नौकरी में सिर्फ 2 लोग थे। एक पिताजी थे और पिताजी का एक शिष्य था, स्टूडेंट जो था उनका। अदरवाइज पैसा कैश हाथ में आना महीने भर में, ये उस पूरे गांव में लोगों के बीच में नहीं था। तो ये एक तरह से जो बुरी स्थिति है, कीचड़ और आसपास की जो अनहेल्दी सिचुएशन, लेकिन उन सब चीज़ों के बीच में अच्छी चीज़ें क्या है कि हमारे ही घर में एक लेटरिन होता था, टॉयलेट घर से बाहर, बाकी लोग जो ना मैदान में जाते थे सब। तो ये एक अच्छी बात है। दूसरी अच्छी बात ये है कि मेरे पिताजी अपने समय का, पूरे हमारे सब डिवीज़न का कोई 2 मैट्रिकुलेट थे उनमें से हैं, तो उनकी अंग्रेजी बहुत अच्छी है। और बाद में जब मैं थोड़ा बड़ा हुआ, 7वीं 8वीं क्लास में पढ़ा, तो पता चला कि ज़्यादातर लोग ड्राफ्ट बनाने के लिए एप्लीकेशन जो देना होता है, सरकारी एप्लीकेशन देना होता है, अपने ऑफिस में देना होता है, तो उनसे, तो उनका सेंस ऑफ एजुकेशन बहुत अच्छा था। और उनके ससुर ने उनको बहुत बड़ी नहीं, कोई 100-150 किताबें, उनमें ज़्यादातर जो है उड़ीसा के जो नवजागरण शुरू हुआ, उड़िया लैंग्वेज को इंडिपेंडेंस दिलाने की जो युद्ध चला था, उस युद्ध के दौरान के ही जो एक मैगजीन छपती थी, पहले वो वीकली होता था, बिल्कुल पतला पतला पेपर में, इतना बड़ा सा, जिसके अंदर लिटरेचर के सब आर्टिकल्स होते थे, पॉलिटिकल न्यूज़ भी होते थे, पॉलिटिकल एनालिसिस होते थे, पेंटिंग एंड थिएटर और जितने डिफरेंट आर्ट्स के बारे में भी उसमें होता था। फिर वो मासिक होता चला गया। और हमारे घर में एक्चुअली कोई 15-17 साल, जब तक मैं 5वीं 6ठी क्लास में पढ़ता हूँ, तो मुझे 15-17 साल के हार्ड बाउंड कॉपी, इतना मोटा इतने बड़े बड़े, वो मिलता था। और हमारे भाई बहनों में से सिर्फ मैं ही था, मेरी सबसे छोटी बहन भी, हम लोग इसको, मैं उसको चाटता जाता था, क्योंकि मैं बड़ा पतला दुबला और कमज़ोर टाइप का था, तो खेल के मैदान में खूब पिट जाता था, तो मैं उसमें घुसा रहता था। सो दैट वाज, किताबों में घुसा रहता था, जहाँ की इन्फॉर्मेशन अबाउट पॉलिटिकल न्यूज़ उस वक्त प्री इंडिपेंडेंस पीरियड में क्या क्या हो रहा था, और उसी में ही मुझे मयूरभंज छऊ, सड़ेकला छऊ और पुरुलिया छऊ, ये 3 तरह के जो छऊ हैं उसके बारे में, प्लस पेंटिंग के जो नवजागरण उड़ीसा में भी आना शुरू हुआ, क्योंकि पेंटिंग एक तरह से देखा जाए तो हिंदुस्तान में भी मूलभूत रूप में बहुत ज़्यादा नहीं था हमारे ट्रेडिशन में। स्कल्पचर्स थे, पटचित्र, भित्तिचित्र, ये थे हमारे स्कल्पचर्स, मंदिरों में जो टेम्पल आर्किटेक्चर था वहाँ। तो ये एक तरह से ड्राइंग्स, तो गोपाल करके एक जने ड्राइंग पेंटर थे जो कि शांतिनिकेतन से पढ़ के आए हुए थे, तो इस तरह से उनका भी चित्र होता था। साथ साथ में बंगाल स्कूल ऑफ आर्ट में जितने सारे लोगों ने काम किया है, अवनिंद्र टैगोर जैसे लोग भी और चित्तो बाबू जैसे लोगों का काम भी, तो ये सब उसमें प्रिंट में होता था। तो चित्र विद्या, नाट्य विद्या, पॉलिटिकल मूवमेंट्स क्या हो रहा है, और कहानी, शॉर्ट स्टोरीज, पोइट्री और लंबी कहानी, वो बिल्कुल सीरीज में आता था उसमें, जैसे लक्ष्मीकांत महापात्र और फकीर मोहन सेनापति, ये लोग उड़ीसा के लिटरेचर के फादर माने जाते थे। तो सारे बिल्कुल इस तरह से दुर्गम जंगलों के बीच में, चारों तरफ नीला पहाड़ों से घिरा हुआ ये एरिया जहाँ आदिवासी लोग रहते हैं, उसके बीच में एक ऐसा परिवार जिस परिवार में मेरी माँ जो है वो दीघा, आजकल जो है दीघा के बगल की एक जगह से हैं, और वो एक्चुअली
एक थोड़ा सा क्या कहेंगे, एक फॉलन ज़मींदार जिनकी ज़मींदारी जो है चली गई थी, अंग्रेज़ों के जो था कि अगर बड़ा बेटा नहीं है तो ज़मीन जो है ईस्ट इंडिया कंपनी को चली जाए। इसी तरह के एक फैमिली के बैकग्राउंड, तो मेरा नाना जी जो हैं ये जो अंग्रेज़ों के कांड हुआ उस कांड से पीड़ित रहे। मेरी माँ बड़ी हैं, लड़कों में भी बड़ी हैं, बड़ी थी। उनके बाद की 3 बहनें उड़ीसा में ही शादी करा दिए गए और उनके चाचा के द्वारा, मेरी माँ के चाचा के द्वारा क्योंकि पैसे सब नहीं है और नाना बार जेल में है। तो फॉर्चुनेटली माँ जो बड़ी थी वो उन तीनों में से एक सेंसिबल उड़िया आदमी के घर में आई और मेरे पिताजी जो है एक टीचर होने के नाते उनकी दृष्टि काफ़ी थोड़ी सी विस्तार था। और माताजी और मेरे मामाओं का जो बैकग्राउंड है, मैं जब वहाँ समय बिताता था तो काफ़ी एक एलीट बैकग्राउंड था। एक्चुअली दीघा वेस्टर्न मिदनापुर वाज इन उड़ीसा टिल 1936। तो एक तरह से देखा जाए तो वो लोग उड़िया थे। सिर्फ हमारे घर से जो है कोई 70 किलोमीटर्स की दूरी पर माताजी का घर है। तो उसमें लेकिन फिर भी जब हम पढ़ रहे हैं पूरे गांव में हम लोग आइसोलेटेड थे कि ये बंगाली बच्चा है, तो वो उस तरह से एक तरह से लगता था गाली है ये। उड़िया लोगों को बंगालियों से थोड़ा बहुत परेशानी भी रही और साथ साथ भी रहे कई बार। तो लेकिन ये जो पूरे गांव में जिस तरह से एक मेरी माँ के ओढ़नी जो है यहाँ तक होती थी, वो यहाँ तक नहीं। तो गांव के लोग कोई पूछ रहे थे, अरे तुम्हारी छोटी बहू को ओढ़नी लगाना, साड़ी पहनना सीख लिया क्या? तो यहाँ तक अगर ओढ़नी नहीं है, वो यहाँ है, तो ये तो क्या मतलब चेहरा दिखा रही है। तो इस तरह के काफ़ी एडवांस्ड। मेरी माँ जो है बंगाली लिखना पढ़ना तो जानती थी, तो उड़ीसा में आते हुए उन्होंने फटाफट पिताजी के हेल्प से उड़िया भी लिखना शुरू कर सीख लिया और उड़िया के 5वीं क्लास का एग्ज़ाम देकर भी वो उड़िया का एक अधिकार भी उनका आ गया। तो ये एक तरह से जो पॉजिटिव जो बैकग्राउंड की जो मेरी पॉजिटिविटी, उसमें देखिए उड़ीसा और बंगाल के ये जो रीजन है बालेश्वर डिस्ट्रिक्ट, इसमें बहुत सारे साहित्यकार निकले हैं। कहीं बंगाल का जो इन्फ्लुएंस मैं कहूँगा कि वो उड़ीसा के इस पर्टिकुलर हिस्से में इतना ज़्यादा है कि हर गांव में नाटक दल तो बहुत है। स्पेशली मैं कहूँगा कि 2 फोक फॉर्म्स जो हैं बड़ा इम्पोर्टेंट है। एक है पाला गायन जो कि एक सिंगिंग नैरेटिव है, पंडवानी जैसा थोड़ा सा उसका आभास है, लेकिन पंडवानी से ज़्यादा लिटरेचर का बैकग्राउंड इसमें ज़्यादा है क्योंकि उड़ीसा के 6th सेंचुरी से लेकर 10th सेंचुरी, 12th सेंचुरी, 14th सेंचुरी तक जो है इतने रिच साहित्य का, पोइट्री का ट्रेडिशन रहा है जो कि माफ़ कीजिएगा बंगाल में इतना पुराना लिटरेचर के इतिहास नहीं है। तो ये पाला गायक जो हैं इन सारे कविताओं को पकड़ के कोई भी अगर रामायण और महाभारत की कथा कर रहे हैं, वो बीच बीच में पद्य में बोलते हैं, फिर गा के बोलते हैं, उसका शब्दार्थ भी समझाते हैं। तो ये एक रहा सिंगिंग ड्रामेटिक फॉर्म। और दूसरा पारसी थिएटर से इन्फ्लुएंस होकर बंगाल में जात्रा एक शैली तैयार होता है। वो बंगाल से इन्फ्लुएंस होते हुए कई सारे बंगाली जो हैं उड़ीसा में और स्पेशली हमारे डिस्ट्रिक्ट में सेटल्ड हैं, बिजनेसमैन भी हैं बेसिकली। तो उनसे उन्होंने जो है एक तरह से उड़ीसा में उड़िया यात्रा भी शुरू किया और उड़ीसा के कलाकार और बंगाली प्रोड्यूसर्स इस तरह से मिलकर उड़िया यात्रा को भी उन्होंने शुरू किया। तो ये मेरे गांव में मेरा घर जो है शिव मंदिर के प्रांगण से 200 मीटर नहीं कहूँगा, 200 फुट डिस्टेंस पर है। और शिव मंदिर के दाहिने तरफ हम लोग, शिव मंदिर के बाएं तरफ है हमारा घर। शिव मंदिर के दाहिने तरफ 1953 में 1953 में एक प्रोसिनियम थिएटर बड़ा छोटा सा 18 फुट चौड़ा, हमारे गांव का जो बड़ा किसान और थानेदार एक था और उस हमारे प्राइमरी स्कूल का जो एक हेडमास्टर थे, इन लोगों ने मिलकर उनको आइडिया आया कि कहीं से थोड़ा सा अनुदान लो और उन्होंने एक प्रोसिनियम थिएटर शुरू किया जिससे कि पेंटेड कर्टन
लगा रहता है। तो जितने ही फेस्टिवल्स होते थे गांव में, जितने त्यौहार होते थे गांव में, म्यूज़िक और डांस और रिदम का पूरा सारा इतने से ग्रो होते हुए हमको मिल रहा था मुझे। और मैं ट्यूशन मास्टर जब आता था पढ़ाई करने, थोड़ी देर 6:30 बजे के बाद से 6:30 से 7:30 पौने 8 बजे तक मैं तो ध्यान देता था पढ़ाई में। पौने 8 बजे तक वहाँ जो स्टेज का घर है, स्टेज घर में सरगमा पदा निशा कोई करके रिहर्सल शुरू हो जाती थी। और वो यात्रा वाले वहाँ रिहर्सल करते थे, और यात्रा वाले रिहर्सल करते करते 8:30 बजे तक आते आते डायलॉग डिलीवरी का सुनाई दे रहा है। और क्योंकि गांव में इतनी दूरी में बड़ा क्लियरली सुनाई देता है, डायलॉग जो मास्टर है वो बोल रहा है, उसका उस्ताद जो है वो बोल रहा है, फिर जो है एक्टर बोल रहा है, फिर बीच में तड़ाच करके थप्पड़ की आवाज़ भी सुनाई देती है। तो ये मेरे टीचर ने देख रहे कि इसका तो ध्यान गया, अब तो ध्यान नहीं दे रहा, तो ध्यान इधर दे। उन्होंने मुझे, टीचर ने देखा कि इसको जब मेरे को डांटते थे तो मैं चुप हो जाता था, मैं उस यात्रा का रिहर्सल से मेरा ध्यान अब इधर आ जाता था। फिर मैं वो सब स्टिक फिगर बनाना शुरू किया। तो ये 4th क्लास से धीरे धीरे मेरा एक तरह से कहें कि ड्राइंग स्केचिंग के अभ्यास मेरे टीचर करा रहे हैं। और वही टीचर क्लास में, स्कूल में जो मैं देखता हूँ, ब्लैक बोर्ड में बच्चों को पढ़ने के लिए कहते थे, हाँ ये चैप्टर पढ़ो तुम लोग, पहले समझा देते थे, उसके बाद पढ़ो तुम लोग। और वो खुद जो है ब्लैक बोर्ड में एक लैंडस्केप बना रहे हैं, और वो इतना सुंदर बनाते थे। तो मेरा कोई कॉलेज ऑफ आर्ट नहीं, कोई पेंटर मुझे कोच करने का लाइफ में नहीं, लेकिन ये जो है क्लास 8th 9th तक आते आते एक ड्रीम का एक केंद्र आ गया कि चित्र विद्या से मेरा बहुत लगाव है। मैं कर उतना नहीं पाता था जितना ऑब्जर्व करना और आइडिया में खो जाना, नाटक देखना जिसको हम नाटक कहेंगे, फिर यात्रा देखना, और फिर पाला गायन का रिहर्सल। तो ये पाला गायन का रिहर्सल इधर मेरे घर के लेफ्ट हैंड साइड में होती थी, दाहिने में ये यात्रा का रिहर्सल, और बीच बीच में हर साल जो है रियलिस्टिक नाटकों का परफॉर्मेंस। तो दिस इज़ हाउ आई ग्रू अप टिल क्लास 7th। क्लास 8th के सरस्वती पूजा के आसपास मैं पिताजी के साथ घर से कोई 15 किलोमीटर दूरी पर एक सब डिवीज़न हेडक्वार्टर में मैं था, पढ़ रहा था। तो वहाँ एक उड़ीसा में एक बहुत ही फेमस ए ग्रुप और बी ग्रुप, 2 ग्रुप थे उनके, अन्नपूर्णा थिएटर, जिसमें बहुत ही प्रबुद्ध बंगाली एक्टर्स और उड़िया एक्टर्स उसमें थे, और डायरेक्टर भी उन्हीं में से थे। बड़े इंटरेस्टिंग बात ये बताऊं, 59 में ड्रामा, नेशनल स्कूल ऑफ ड्रामा एंड एशियन थिएटर इंस्टीट्यूट करके एक यहाँ 1 साल का कोर्स शुरू हुआ था। बाद में 62 में नेशनल स्कूल ऑफ ड्रामा और 3 इयर्स कोर्स शुरू हुआ। तो उसमें हमारे उड़ीसा का उस जो अन्नपूर्णा थिएटर है, उसका जो एक है व्योमकेश त्रिपाठी, जो डायरेक्ट करते थे और मेन रोल भी करते थे और मल्टीपल रोल करते थे, और कमाल का परफॉर्मर थे वो, और बहुत बढ़िया निर्देशक। उनका काम को देखने का मौका ये मिला कि जब टूरिंग करते हैं वो एक्टरों को उसी टाउन में कहीं वो लोग किराए पे मकान लेकर रखते हैं। तो मैं लगातार इनके साथ कोई वो जो 12-14 दिन का जो टूर था, उसमें लगातार मैं कोई 10 दिन इनके साथ ही खड़ा रहता था। तो इस तरह से प्रॉम्प्टिंग करना ये सीखा मैंने वहाँ। बाद में एज ए डायरेक्टर ये काम मेरा आना शुरू होता है। तो क्लास 9th में मैं नाटक करना चाहा, नहीं कर पाया। क्लास 10th के समर वेकेशन से पहले 4 नाटक खरीदा था, उसमें से एक नाटक को पढ़कर मैंने तय किया कि ये नाटक करूँगा। तो मैंने अपने क्लास के 4-5 बच्चों को कहा कि चलो नाटक करते हैं, ये करते हैं। दे वर एक्साइटेड, वी गॉट टुगेदर। देन हम कुछ जूनियर, कुछ सीनियर, मेरे भाई के क्लासमेट्स, जो वो लोग उन्हें हमारे से पहले ऑलरेडी, मैं जब 10th में शुरू कर रहा हूँ, 10th क्लास के समर वेकेशन में, वो लोग तब जब मैं 8th में पढ़ता था, 9th में पढ़ता था, तब समर वेकेशन में ड्रामा करते थे। इस साल वो लोग नहीं करते थे।
मैंने अपने भाई के क्लासमेट जो सीनियर हैं और जो एक्टिंग भी करते हैं और मेरे ख्याल में डायरेक्ट भी करते हैं, उनको मैंने कहा कि आप हमारा प्ले डायरेक्ट कर दीजिए। तो उन्होंने कहा कि तुमने प्ले चुन लिया? मैंने कहा हाँ प्ले चुन लिया। तो एक्टर इकट्ठा करो। मैंने कहा एक्टर काफ़ी इकट्ठा कर लिया, तो और कुछ कम है। तो कुछ कम है किस लिए? मैं कहा थोड़ा एजेड कैरेक्टर्स जो हैं वो, उन्होंने कहा कि जो हमारा यात्रा के एक्टर्स हैं ना उनको पूछो। सो यात्रा एक्टर को पूछा तो वो तो एक्साइटेड हो गए, हाँ हाँ करेंगे करेंगे। तो ये बेसिकली नौटंकीबाजों की गांव है सारे ड्रामेबाज है ये। तो इसलिए मेरे लिए ये बड़ा आश्चर्य की बात है कि उस गांव में आदिवासी एरिया बहुल जगह जहाँ बिजली भी नहीं आई है, तो वहाँ अचानक मैं एक बच्चा 10th क्लास का नाटक इकट्ठा कर रहा है लोगों को। तो सब जमा हो गए लोग। तो मैंने कहा कि हाँ सब लोग जमा हो गए, अब आप आइए और बताइए क्या करना है। तो उन्होंने कहा तुम ऐसा करो ना, उनको कैसे डायलॉग बोलना है वो उनसे प्रैक्टिस कराओ, पहले कास्टिंग कर दो, डायलॉग प्रैक्टिस कराओ। तो मैंने कहा ठीक है मैं करता हूँ। तो अगला 10-12 दिन जो है ये काम चलता रहा। फिर मैंने उनको तालाब के घाट में फिर से पकड़ा नहाते समय, क्योंकि रिहर्सल हम 2-2:30 बजे करते हैं, तो ये 1-1:30 बजे मैंने पकड़ा उनको। समर का टाइम है, 12-12:30 बजे मैंने उनको पकड़ा। तो उन्होंने कहा कि देखो ऐसा है कि मैं आज आ जाता हूँ। आए, नाटक को सिर्फ कोई 14 दिन रह गया है। तो उन्होंने कहा कि ये जैसे हाँ क्या कराते हो? मैंने कराया, मैं बोल रहा हूँ और वो लोग बोल रहे हैं, ये बिल्कुल ठीक करा रहा है, तुम लोग ऐसे ही करो। तो ये कहकर फिर वो चले दिए, मैं आऊँगा और अनदर 7 डेज। फिर मैंने कहा कि अब तो मुश्किल से 7 दिन रह गया, आप आइए। अरे पर्दे के सामने कौन कहाँ खड़ा रहेगा, कौन किधर को जाएगा, थोड़ा बहुत उसका भी तो वर्कआउट करो तुम। जो 15 नाटक मैंने 14 नाटक मैंने देखा था, एक्चुअली 14 परफॉर्मेंस देखा था। नाटक मेरे ख्याल में कोई 8 या 9 नाटक थे, रिपीट शो भी। उसमें जो ब्लॉकिंग संरचना मंच पर होता है वो भी मेरे अंदर छपा हुआ था एक तरह से कहें। और दूसरा ये जो यात्रा हमारे घर के बगल में रिहर्सल होता है, उसको तो मैं कभी कभी दिन में भी, जब छुट्टी वुट्टियों के दिन में भी रिहर्सल होती है उनकी, और शाम को भी कभी कभी मैं, आज ट्यूशन मास्टर नहीं आएंगे तो मैं रिहर्सल में भाग के जाकर देख लेता था। तो ऑलरेडी वहाँ से जो समझ में आने लगा, तो वो संरचना मैंने शुरू किया। ये सिलसिला जो शुरू होता है तो चलता है फिर 10th 11th, हमारे मेट्रिकुलेशन तब होता था 11th तक। उसके बाद फिर मैं कॉलेज में गया। माँ बाप, मैं अच्छा स्टूडेंट था, मतलब कि नॉर्मली क्लास में फर्स्ट या सेकंड होता था और फर्स्ट डिवीज़न मेट्रिकुलेशन स्टूडेंट। तो माँ बाप चाहते थे कि ये डॉक्टर बने, और मैं भी सोचता था कि डॉक्टरों को मैंने देखा, हमारे गांव का डॉक्टर, वो भी ड्रामा में, रियलिस्टिक ड्रामा जो पर्दे के सामने होता था उसमें काम करते थे। तो ये मेरे लिए कोई ये नहीं था कि तू ये बनेगा तो वो नहीं बन सकता। जो यहाँ आकर मुझे अचानक महसूस हुआ कि जो आपने भी पूछा कि आप क्या हैं, डिज़ाइनर हैं, आप एक्टर हैं, अरे मैं कलाकार हूँ। तो इसमें वो एक मास्टर था जो फुटबॉल में भी बहुत अच्छा है, ड्राइंग बहुत बढ़िया बनाता था और कविताएं भी लिखते थे। तो ये जो बहुआयामी होना हमारे बालेश्वर डिस्ट्रिक्ट के लोगों का, और शायद मैं कहूँगा कि उड़िया लोगों के एक तरह से हक है, क्योंकि कोणार्क हम लोगों ने बनाया। कॉलेज में मैं ड्रामा में पार्टिसिपेट करता था, कॉलेज ड्रामा में, और गांव में समर वेकेशन में आकर प्ले डायरेक्ट करता था। कॉलेज में ही जाकर मैंने फिल्में देखी, बॉलीवुड फिल्में। उससे पहले क्लास 8th में मैंने सिर्फ एक उड़िया ब्लैक एंड वाइट लक्ष्मी पूजा करके फिल्म देखी थी, और कुछ नहीं। सो दैट वाज, एक बार फिल्म देखने के बाद आप फिल्म पागल होते चला गया, मैं इधर ड्रामा पागल भी होता चला गया। इस दौरान एक्चुअली क्लास 8th 9th से भी मैं स्केचिंग वेचिंग करता था। तो 2 साल जो मैं कैरिकेचर करना शुरू कर दिया कॉलेज के ब्लैक बोर्ड में। मास्टर आने से पहले, टीचर आने से पहले मैं थोड़ा बहुत कैरिकेचर करके भाग के आकर बैठ जाता था। तो एक तरह से अटेंशन में मिलना शुरू हो जाता था। सो दैट इज़ हाउ ऑल माई स्टार्टेड माई लाइफ। लेकिन बड़े अनफॉर्चुनेटली मेरा कॉलेज मेडिकल में पहले सिलेक्शन में मेरा नहीं हुआ। सेकंड राउंड ऑफ सिलेक्शन में 3 मेडिकल कॉलेज के लिए फर्स्ट राउंड होता है,
फिर सेकंड राउंड होता है, फिर थर्ड राउंड होता है। थर्ड राउंड में मैं बालेश्वर डिस्ट्रिक्ट का हूँ, आंध्र प्रदेश के बॉर्डर में जो गंजाम डिस्ट्रिक्ट है वहाँ के मेडिकल कॉलेज में मैं सिलेक्ट हुआ। लेकिन तभी उसी साल में ही पिताजी एजुकेशन डिपार्टमेंट में 58 ईयर्स में रिटायरमेंट करा दिए जाते हैं एंड ही वॉज रिटायर्ड। उनके पास पैसे नहीं है, तो मैं बैठ गया, क्या करूं? तो मुझे माताजी बता रहे हैं कि कल पिताजी तो हैं टाउन जा रहे हैं, तुमको जाना होगा उनके साथ। जिस टाउन में मैंने एक्चुअली अपना इनिशियल 2 साल कॉलेज का किया, जिस वक्त मैं डॉक्टरी करना चाहता था लेकिन नहीं कर पाया, वो टाउन बहुत फेमस है कला, क्योंकि राजा जो है वहाँ का मयूरभंज डिस्ट्रिक्ट, बारीपदा मयूरभंज डिस्ट्रिक्ट का जो राजा थे वो बहुत ही कला प्रेमी थे। जतिन दास उसी टाउन के हैं। और हमारे ड्रामा स्कूल में मेरे से पहले एक प्रसन्न मोहंती आए, उसके बाद नसीरुद्दीन शाह के क्लास में एक विजय मोहंती आए। ये 2 लोग जो हैं उसी कॉलेज से निकल के ड्रामा स्कूल में भर्ती हो चुके थे। मुझे पिताजी कि आज तुमको टाउन जाना है मेरे साथ। इंटरमीडिएट के बाद जब मेरी कॉलेज में मैं नहीं मेडिकल कॉलेज में मैं नहीं एंट्री ले पाया, मैं उनके साथ साइकिल में जा रहा हूँ। साइकिल में जब घर से 8 किलोमीटर जा चुके हैं, 10 किलोमीटर के बाद बस में चढ़ना है हम लोगों को, साइकिल को चढ़ाएंगे। जहाँ से 8 किलोमीटर जा चुके हैं तब पिताजी ने बोलना शुरू किया। जो बोला उसको सुनने के बाद मैं कहीं भाग ना जाऊँ कि गांव तक वापस नहीं जा सकता मैं, तो ढलान में चले जा रहे हैं और बोले कि मेरा रिटायरमेंट हो गया है, तेरी पढ़ाई बंद है, अब तुमको मैं लेके जा रहा हूँ वहाँ स्टडी लीव में एक टीचर है, क्योंकि मैं टीचर रहा हूँ तो तुमको वो पोस्ट मिल सकता है 1 साल के लिए, तुमको टीचर बनना है। मैथमेटिक्स टीचर जो है, एक संस्कृत स्कूल में मैथमेटिक्स टीचर क्लास 8 से 12 तक 11 तक के बच्चों को पढ़ाने का मैथमेटिक्स टीचर। मैंने कहा कि और मेरी पढ़ाई? उन्होंने कहा कि नाइट कॉलेज में पढ़ना। मैं कहा नाइट कॉलेज में सब गुंडे लफंगे पढ़ते हैं, आपको उसका माहौल पता है कुछ? माहौल तो मुझे समझाएगा। ऐसे करके साइकिल में चले जा रहे हैं। फिर ईश्वर चंद्र विद्यासागर का एग्जाम्पल तो देना ही था कि लैंप पोस्ट के नीचे बैठे। सो ऐसे ही आदर्शवादी माहौल। तो तब तक जो है मैं कोई एजुकेशन नहीं, कोई ड्राइंग टीचर नहीं, स्क्रीन नाम का एक बड़ा से कागज़ में फिल्म मैगजीन एक निकलता था, जिसमें ऐसे ऐसे करके लाइनों में पोर्ट्रेट्स एंड पूरा पोस्टर जो है, अलग अलग फिल्मों के पोस्टर उसमें पेंट होते थे। वो एडवर्टाइजमेंट पेजेस थे, बाकी कुछ न्यूज़ पेजेस हैं। तो उसको देखते हुए मैं ड्राइंग के शैली डिस्कवर करते हुए खुद उसमें उसी शैली में बनाता था और अच्छा बनाना शुरू किया। इंटरमीडिएट के दौरान जब मेरा 2nd ईयर ऑफ इंटरमीडिएट, जतिन दा को वहाँ किसी एक सिनेमा हॉल और इधर एक फ़ोटो स्टूडियो है, उसके सामने थोड़ी सी जगह है और वहाँ वो बैठ के किसी एक जने का पोर्ट्रेट बना रहे थे। तो उनको मैंने पूरा 1.5 घंटा वहाँ वॉच करता रहा, हाउ इज़ डूइंग दैट। तो ये सब चीज़ें इधर उधर से स्किल सीखना, और उससे फिर एक ही बार मुझे एक जने कहा कि तुम एक ये शांतिनिकेतन से निकले हैं पेंटर उसी टाउन में, और लेकिन वो आजकल काम करते नहीं हैं, तो उनके पास जाओ, तुम अपने स्केचेस वगैरह उनको दिखाओ। तो मैंने उनको स्केचेस दिखाया। तो हमारे उड़िया में एक मुहावरा है जिसका मतलब कि जो अच्छा बैल है उसको बस एक डांग एक डंडी, और जो अच्छा इंसान है उसको एक पद, ये बोलो तो रास्ते में चलेगा। तो मुझे सिर्फ उन्होंने कहा कि तुम्हारे ड्राइंग में बहुत सारे देखा मैंने, बस तुम एक चीज़ को ध्यान रखो कि तुम्हारा लाइव स्ट्रोक कौन सा है, जीवंत कौन सा स्ट्रोक है और कौन सा डेड स्ट्रोक है। तो उन्होंने 2-4 एग्जाम्पल दिखा कि ये देखो ये डेड है, ये देखो ये लाइव है। दैट वाज ओनली माय सिनेमा का पोस्टर, और ये जो टीचर का लाइव और डेड लाइन, ये मेरा एक तरह से था बेसिक। तो कॉलेज में जो 2 साल, 1 साल मैंने मास्टरी डिग्री किया, उसी दौरान मेरे
इंग्लिश प्रोफेसर जो प्ले डायरेक्ट करते थे ड्रामा हमारे कॉलेज में, उन्होंने मुझे बार बार बुलाया, सारी चीज़ें उन्होंने मेरे बारे में जाना कि तो पढ़ाई क्यों छूट गया, ये क्या है। तो उन्होंने सजेस्ट किया कि तू इस साल बंद होने के बाद लोन स्कॉलरशिप के लिए अप्लाई करो, फॉर्म मैं भर दूंगा, तुमको कैरियर अच्छा है तुम्हारा, तुमको लोन स्कॉलरशिप मिल जाएगा, तुम यहाँ कॉलेज में पढ़ाई शुरू करो। तो विज्ञान से मेरा मन हट चुका था, तो मैं 1 साल पूरा किया। उस समय मैंने बच्चों को पूछा कि सबसे डिफ़िकल्ट सब्जेक्ट आर्ट्स में कौन सा है। साइंस वाले जो है, हम आर्ट्स सब्जेक्ट को बड़ा अंडर एस्टिमेट करते थे। तो एक ने कहा कि इंग्लिश। मैं कहा इंग्लिश तो मेरे को ठीक ठाक आती है, पिताजी ने मार मार के बचपन से। दूसरा डिफ़िकल्ट क्या है ना, इकोनॉमिक्स सबसे डिफ़िकल्ट है। मैं कहा मैं वही लूँगा। तो ये सब शैतानी उस वक्त बहुत करता था मैं। और जैसे कि एक उदाहरण देना शुरू करूँगा कि ग्रेजुएशन करते समय जो है, अपने आप में मैंने जब 1 साल टीचरशिप किया, खुद को अपने पैसे से मैं रख रहा हूँ और थोड़ा बहुत पैसा सेव कर रहा हूँ और आगे की पढ़ाई का पूरा प्लान मैं अपने आप कर रहा हूँ। ये जो इंडिपेंडेंस है, इसने कुछ मेरे लफंडरगिरी में एक धार लाया। मैंने सिर्फ रियलाइज़ किया कि ये लफंडरगिरी मुझे हैप्पी रखता है, डिप्रेस नहीं होने देता है। लेकिन मेरे टीचर जो इंग्लिश प्रोफेसर थे, उनकी बातचीत से मुझे समझ में आया कि मैं रास्ते में हूँ, मैं लाइन में हूँ, लाइन से आउट नहीं गया हूँ। तो उन्होंने वहाँ मेरे सब्जेक्ट्स के प्रति जो इंटरेस्ट है उसको देखते हुए रहे, बड़े तारीफ़ करते रहे और प्ले भी कराते रहे मेरे साथ। और फिर मुझे मेरा 3rd ईयर ऑफ कॉलेज उन्होंने कहा कि अब तुम कहाँ जाओगे। तो मैंने कहा कि मैं शांति निकेतन जाऊँगा, क्योंकि तब तक मेरे ड्राइंग की बड़ी तारीफ़ होने लगी है। शांति निकेतन जाऊँगा या फिर पूना इंस्टीट्यूट जाऊँगा। तो उन्होंने कहा क्यों, शांति निकेतन में तुम्हारा ससुर बैठा हुआ है जो तुम्हारा पैसा देगा। पैसा कहाँ है तुम्हारे पास, और लोन स्कॉलरशिप नहीं मिलता आर्ट कॉलेज में, ना पूना में भर्ती होने के लिए। मैं कहा कि मैं क्या करूँ फिर। देन ही सेड कि तुम एक नेशनल स्कूल ऑफ ड्रामा है। स्कूल ऑफ ड्रामा, मैं कॉलेज कर चुका हूँ, क्या स्कूल में जाए। तो मुझे स्कूल ऑफ थॉट के बारे में नहीं पता था तब तक। स्कूल शब्द सुनते ही लगा कि स्कूल होगा, हाई स्कूल टाइप का होगा। तब उन्होंने कहा कि विजय मोहंती, जो कि नसीरुद्दीन शाह का क्लासमेट थे, कहा कि विजय मोहंती जो इस कॉलेज से गया हुआ है, वो अभी 2nd ईयर में पढ़ रहा है वहाँ, वो आएगा सब विंटर वेकेशन में, तुम उनसे बात कर लो। I met him, I talked to him, I realized what drama school is about. Then I decided that I will go for National School of Drama. I will apply for it. तब तो मैं बड़ा समझदार लफंगा बन गया। अपनी किताबें फर्स्ट रो में या फर्स्ट रो में लड़कियां बैठेंगी, 2nd रो में अपनी किताबें रख देता था, क्योंकि बीच में हमारा गैप होता था कॉलेज में। और लड़कियां तब तक क्लास के अंदर नहीं आएंगी जब तक टीचर नहीं आ जाते हैं। तो ये मेरे लिए समय है, मैं जाकर ब्लैक बोर्ड में किसी एक लड़की की तस्वीर या कुछ ऐसे मैं ड्रामा बना देता था और ड्राइंग बना के मैं निकल जाता था कि ठीक जब अटेंडेंस, अभी 40 लोगों का अटेंडेंस पड़ेगा, मैं उस बीच में आ जाऊंगा, बैठ जाऊंगा। और ठीक मेरे अटेंडेंस से पहले ही मैं कान में सुन लेता था, आता था। मेरे आते ही जैसे ही मेरा रोल नंबर आता था, मैं कम इन सर, तो एक लाफ्टर पड़ती है पूरा क्लास में से। यही तो चाहिए ड्रामे वालों को। तो टीचर बोलते हैं कि ये क्यों हंस रहे हैं। मैंने कहा कुछ लगा है क्या, और भी ड्रामा, घटिया एक्टिंग। उससे फिर जो है उन्होंने कहा कि ये जो चित्र बनाया जिसने भी अच्छा है, लेकिन ये जो कमेंट्स हैं बहुत घटिया हैं। तो मैंने फट से बोला, लेकिन मैंने कमेंट्स मैंने नहीं लिखे हैं। तो उन्होंने डांटना शुरू किया, लेकिन तुमने प्रोवोक किया, तुमने ये ना किए होते तो ये सब ड्रामा नहीं होता। बड़े इंटरेस्टिंगली ये टीचर लोग उस कॉलेज में इतना बढ़िया थे, बारीपदा के ये जो कॉलेज था उस पीरियड के भी टीचर थे। एक रामा राव थे आंध्रा के, क्या इंग्लिश शेक्सपियर का उन्होंने क्या बयान पढ़ाया था। 2 नाटक उन्होंने शेक्सपियर के पढ़ाए थे, एक कॉमेडी एक ट्रेजेडी, किंग लियर, और दूसरा आई थिंक आई डोंट रिमेंबर एग्जैक्टली व्हिच इज द सेकंड वन। तो उस तरह से ऐसे टीचर थे। उन्होंने क्या किया, उन्होंने कहा कि बच्चों को डांट के जब्त नहीं किया जा सकता। उस साल उन्होंने कॉलेज में ड्रामेटिक नरेशन और पेंटिंग का एग्जीबिशन
पोइट्री राइटिंग का कंपटीशन ऐसे कुछ रख दिया। तो उस कंपटीशन में मैं सेकंड आया, क्योंकि मेरे पास कोई ट्रेनिंग का बैकग्राउंड नहीं था, वाटर कलर को मैं हैंडल करना जानता नहीं था। तो लेकिन जो नरेशन है तो उसमें एंथोनी का स्पीच जूलियस सीजर से मैंने वो डिलीवर किया था, आई हैव कम हियर टू बरी सीजर, इंग्लिश में ही किया था और मुझे उसमें फर्स्ट अवार्ड मिला था। तो इस तरह से तरह तरह का जो कॉलेज का एटमॉस्फेयर था, इतने डिप्राइव्ड रीजन ऑफ उड़ीसा और सेंट्रल उड़ीसा फिर भी बड़ा सपोर्टेड था, वहाँ के कॉलेजेस और वहाँ का ये जो बिल्कुल एक तरह से डिप्राइव्ड, बिल्कुल बॉर्डर में, एक तरफ झारखंड है, एक तरफ बंगाल है और एक तरफ आदिवासी एरिया का सारा ये है, तो उसी के बीच में पलना बढ़ना। लेकिन मज़ेदार बात तो ये है कि एक ऑप्टिमिज्म अपने अंदर बनाए रखना, उस ऑप्टिमिज्म से फिर अपने अंदर जो कुरेद है, जो कुरेद कहूँ, जो ड्रीम कहूँ, सपना कहूँ, मैं कभी ये नहीं सोचता था कि मैं पेंटिंग करके क्या करूँगा, कुछ पैसा कमाऊँगा, कुछ बड़ा नाम हो जाएगा। नहीं, बस उसकी वो करने की वो क्रिया ही अपने आप में इतना आकर्षण था। मुझे कभी ये नहीं पता था मैं ड्रामेबाज बनूंगा। मुझे लगा था कि कॉलेज वॉलेज जाऊंगा, IAS अफसर बनूंगा। हालांकि ये सोचते ही मेरे को बड़ा कोफ्त होता था कि 10 से 4-5 बजे तक जो है ऐसे टाई सूट पहन के जाकर जॉब में जाना है। लेकिन ठीक है, पैसा कमाने के लिए कुछ भी करूँगा, लेकिन ये मेरा पैशन है। तो ये जो पूरा हमारे इंडिया में भी, शायद अलग अलग स्टेट्स में भी, शायद महाराष्ट्र में भी, शायद साउथ के स्टेट्स में भी, ये जो पोस्ट इंडिपेंडेंस पीरियड में एक नया जागरण आया हुआ था, साइंटिफिक एटीट्यूड, उन्मुक्त वातावरण था उस पीरियड का, और कला के प्रति जो एक जनता के अंदर भी एक सम्मान था कलाकारों के प्रति, और स्पेशली कलाबाजी, नाटक खोरी जो है डिप्राइव्ड लोगों का सबसे बड़ा एंटरटेनमेंट, खुद नाटक करना और नाटक देखना। ये जो उड़ीसा में आज भी यात्रा जो है, जितने सारे रिमोट विलेजेस हैं जहाँ यात्रा देखना, माहौल करना, और सोशल लाइफ में भी मस्करी खूब चलती है। सोशल लाइफ में मस्करी खूब चलती है, जैसे जो अपने वातावरण एटमॉस्फेयर को आप किस तरह से ले पाते हो, और फिर अपने अंदर की जो कीड़ा है, कीड़ा कहूँगा या लगन कहूँगा, कीड़े को लगन में परिवर्तन। तो अचानक कॉलेज के दौरान, जहाँ कॉलेज ख़त्म होने को जा रहा है, आपको अचानक सोचता है कि मैं अब मैं एक्टिंग करूँगा, अब मैं थिएटर के थ्रू पहले ड्रामा स्कूल में भर्ती हो जाऊँगा, फिर वहाँ से सिनेमा चला जाऊँगा। आपको पता नहीं कि मनोज वाजपेयी कितने साल तक ट्राई करता रहा, और फिर लेकिन सर ये बात बहुत बड़ी कॉमन है कि आज हर दूसरा इंसान, हर दूसरा लड़का हो, लड़की हो, कोई भी हो, वो ये चाहता है कि मैं एक्टर बनूं। तो उनको किन किन चीज़ों को सीखना ज़रूरी है, ये थोड़ा एक्सप्लेन कीजिए। मैं सिर्फ यही बताना चाह रहा था, इसलिए इतने सारी घटनाएं जो मेरे पास्ट की मैं बता रहा हूँ कि ड्रामा स्कूल में तो फिर आ गया मैं, और यहाँ बड़े बड़े टीचर मिले मुझे, अलका जी जैसे लोग, और फिर मैंने खूब मेहनत किया। ऑलरेडी जहाँ मेरे पास कोई बैकग्राउंड नहीं था, मैं उसके बावजूद, कोई टीचर नहीं थे, उसके बावजूद ड्राइंग, नाट्य विद्या, इन सब के अंदर जिस तरह से घुट रहा था, अपने आप को घोंट रहा था, और कुरेद बाकायदा लगा हुआ था। तो यहाँ आकर तो लगना ही था हम लोगों को। तो मेरे क्लासमेट एक और सन की इंसान, पंकज कपूर, मैं और पंकज कपूर, बस हम दोनों का यही था कि अभी नहीं हम लड़कियों के पीछे लगेंगे, क्योंकि कभी ना कभी कोई ना कोई कहीं ना कहीं तो आएगी, अपना हमें बनाएगी, अभी चल रॉबिन पढ़ाई करते हैं। तो इस तरह का एक एटमॉस्फेयर में हम लोग लग गए। तो एक बार एटमॉस्फेयर मिल जाता है, और यहाँ गधा भी जो है आता है, तो 3rd ईयर तक आते आते 18 नाटक कर चुका है वो, और कम से कम सीन वर्क और जितने क्लासरूम वर्क और कम से कम 18 कर चुके हैं। तो कुछ ना कुछ तो आप बन ही जाते हैं। लेकिन यहाँ तक पहुँचने से पहले भी कई लोग, मनोज वाजपेयी तो यहाँ नहीं पहुँचे, वो अपने ही लगन से बैरी जॉन के पीछे लगे रहे। ड्रामा स्कूल ने जब उनको सिलेक्ट नहीं किया, तो तब वो बैरी जॉन के साथ रहे, 3 साल उनके साथ असिस्टेंट के तौर पे तरह तरह से काम किया, और तब भी डिप्रेस नहीं हुए। और आज मनोज वाजपेयी कई सारे NSDN से ज़्यादा बेटर हैं। सर शाहरुख खान भी तो यहाँ पर, हाँ, बड़ी इंटरेस्टिंग बात बताना चाहूँगा। राज बब्बर जो है 3rd ईयर में थे, मैं 2nd ईयर में था। ड्रामा स्कूल में हमारा जो मेस जो चलता था, वो एक लंबे से
कोई खान साहब हैं, वो ऑटो में खाना का वो बड़े बड़े पतीला उनका आ जाता था, किचन में गर्म होता था और डाइनिंग हॉल में सर्व होता था। तो एक संडे को मुझे राजभर बुला रहे हैं, रॉबिन इधर आ, ये देखो। मैं कौन है ये? नहीं, ये खान साहब का बेटा है और खान साहब की बेटी है और ये एक्टर बनना चाह रहा है। एंड दैट वाज शाहरुख खान। ओके। ऐसा छोटा सा था, मतलब कि मैं बता रहा हूँ ये 74 की बात है, मैं 73 में भर्ती हुआ, 74 की बात है। तो इतने से हाइट के और एक ऑफ वाइट पठानी कमीज और सलवार और पहने थे। बहन उसकी क्या पहनी हुई थी मुझे ठीक से याद नहीं, लेकिन बहुत ज़्यादा कलरफुल नहीं था। तो मैंने कहा बिल्कुल बनेंगे, जब अभी से इस क्लास से तुमने तय कर लिया तब तो फिर बनोगे। सेकेंड ईयर के उसी साल के समर वेकेशन में, ये विंटर की बात कर रहा हूँ, तब तक फिर खान साहब ने ड्रामा स्कूल का मैस चलाना छोड़ दिया। फिर जो है हमारा सेकेंड ईयर में पुराने किले में अंधायुग, तुगलक और रज़िया सुल्तान 3 नाटक होते थे अलकाई साहब के निर्देशन में। ये बंदा कोई 4 साढ़े 4 बजे से आकर वहाँ 6 साढ़े 6 बजे तक रिहर्सल्स देखते थे शाहरुख खान। ये नहीं पता था मुझे, एक्टिंग की बारीकियां सीख रहे थे। मुझे ये सब बाद में पता चला कि वो तब आकर देखते थे। उनके किसी इंटरव्यू में मैंने सुना, लेकिन ये जो मैंने उस उम्र में राज बब्बर ने बुला के दिखाया, ये मेरे सामने हुआ। उसके बाद अचानक जो है बैरी, जब मैं टीचर बन चुका हूँ यहाँ 86 मेरे ख्याल में, बैरी जॉन जो है एक बच्चों के शॉर्ट टेलीविजन फिल्म्स बना रहे थे। नीलेट दुबे उसका प्रोड्यूसर थे। तो उसमें मुझे सेट डिज़ाइन करने के लिए बुलाया गया था, लेकिन मैं पहुँचता हूँ कोई 3 बजे LTG के फर्स्ट फ्लोर में, वहाँ जहाँ रिहर्सल स्पेस था। तो हाथ में कुछ थैली वैली प्रॉपर्टीज़ खरीदा हुआ। तो बैरी ने कहा कि ये मिलो, ये शाहरुख, नाम तब याद नहीं था मुझे, बस एक बहुत तगड़ा नहीं है, थोड़े से स्मॉलर साइज में भी गुड, ऐसे ऐसे करके वो अपना गठा हुआ शरीर, हाँ गठा हुआ शरीर, बॉक्सिंग प्रैक्टिस कर रहा और यहाँ तक निक्कर में था। इनसे मिलो, तो मेरे से हाय, फिर वो लग गया उस, और वहाँ तक ले गए मुझे बैरी जॉन, और उन्होंने कहा जो राजा का रोल करना, राजा का रोल जो करने वाला था, एक्चुअली क्या है कि कहानी में राजा अपनी रानी को इम्प्रेस करने के लिए एक बॉक्सर को बुलाया और बॉक्सर को कहा गया कि तू पिट जाएगा राजा से, हार जाएगा राजा से, पिट जाएगा राजा से, तब और तुम्हारे को इतना पैसा दिया जाएगा। वो बॉक्सिंग मैचिंग के दौरान राजा का एक हाथ उसको लगते ही वो बॉक्सर जो है ऐसा उसका दिमाग खराब हो गया कि उसने राजा को कूट दिया। तो मैं वहाँ पहुँचा, उसने कहा कि जो राजा का रोल कर रहा था वो बीमार पड़ गया, वो नहीं आएगा, रॉबिन तुम ये प्रॉपर्टी और सेट का काम छोड़ दो, इसको मैं देख लूँगा, तुम ये रोल करो। मैं उस बंदे को देखा मंडी हाउस में, तब तक 86 तक जो है ड्रामा स्कूल के अंदर और मंडी हाउस में मैं हीरो हूँ और मैं पिट जाऊँगा पूरी तरह से। और ये उसको, शाहरुख को देखकर मैं इतना कॉम्प्लेक्स हुआ, मुझे नहीं पता था कि ये शाहरुख खान कौन बनेगा, क्या बनेगा, कुछ नहीं, नाम भी मुझे याद नहीं था। मैं इतना कॉम्प्लेक्स हूँ, मैं नहीं करूँगा, मैं नहीं करूँगा। बैरी जॉन ने कहा क्या बात कर रहे हो, तुमको कर क्या प्रॉब्लम है रॉबिन तुम्हें, वो प्रॉपर्टी का? मैंने कहा वो अकाउंट्स का प्रॉब्लम है अभी। नहीं, अकाउंट्स का जो भी प्रॉब्लम है तुम कागज वागज रख दो ना, हम देख लेंगे। मैं नहीं करूँगा। मैं बैरी के साथ वो ड्रामा स्कूल में मैं जब 78 में टीचर बना, 2 साल इनको यहाँ वेस्टर्न ड्रामा का टीचर के रूप में रखा गया था। तो बैरी के साथ तब से मेरी जो है एक तरह से वो दोस्त मानते थे, लेकिन मैं तो मानता था कि ये मेरा MA ग्रेजुएशन मैंने ड्रामा स्कूल से किया, मैं MA जो है बैरी जॉन के साथ कर रहा हूँ। तो आई ऑलवेज स्पेंड माई टाइम विथ हिम। जब ड्रामा स्कूल से उनको निकाल दिया गया, मतलब उनको परमानेंट नहीं किया 2 साल के बाद, फिर भी मैं उनके साथ जाता था। उसके कुछ दिन के बाद अचानक फौजी सीरियल जो है मैं देख रहा हूँ टेलीविज़न में। मैं ये रहा, इसको देखकर मैं वाइफ के सामने बता दूँ, मैं कॉम्प्लेक्स हो गया देखकर उस दिन। वो क्या मेरा मोमेंट था, मैं कर लेता
तो बुरा क्या है, मैं स्टेज पर भी तो एक्टिंग करता हूँ, लेकिन बता क्या मेरे अंदर था कि मैं पिट जाऊँगा, मैं हार जाऊँगा, मैं कमज़ोर नहीं, हीरो बनना है। तो ये मैं इसलिए भी घटना बता रहा हूँ, जो ज़्यादातर लोग जो आते हैं इस फील्ड में वो अपने आप को हीरो बनने के चक्कर में आते हैं, स्टाइल मारने के चक्कर में आते हैं। वो ये नहीं समझते कि एक्टर बनने का मतलब आपको किसी तरह का एक्टिंग भी करना पड़ेगा। मनोज बाजपेयी, मैं जब यहाँ टीचर बन चुका था, वो एमए कर रहे थे। आई थिंक इट इज समवेयर अराउंड 82-83, जब वो नो आई थिंक 79, तब वो एमए कर रहे थे। देवेंद्र राज अंकुर ने एक अपने की 4 बजे से लेकर ऑनवर्ड्स रिहर्सल होगा, वर्कशॉप होगा, एक्टिंग वर्कशॉप होगा साल भर में 6 डायरेक्टर आएंगे, 6 नाटक होगा। तुम लोग जो है हर महीने 100 रुपया दो। तो 20 लोगों से 100 रुपये का 2000 रुपया होता था। जो डायरेक्ट करेगा 2000 उसको देंगे और बोलेंगे कि बाकी फंड खर्च प्रोडक्शन में खर्च करने के लिए मुश्किल से 1000 रुपया मिलेगा, वो हम कहीं से जुगाड़ करेंगे, तुम्हारा नहीं। तो उसमें मैंने मध्यम व्यायोग नाटक किया था। तो उसमें मध्यमा जो है एक तरह से सेंट्रल कैरेक्टर है, वो मैंने 2 मध्यमा थे मेरे। तो मनोज बाजपेयी के जो ऐसे शार्प नथुने हैं, मैंने कहा कि ये मध्यमा का अंतरात्मा ठीक है, मध्यमा ठीक नहीं है, क्योंकि उस वक्त हमारे दिमाग में भी तो क्योंकि थोड़ा मासूम दिखना चाहिए मध्यमा। तो एनीवे मध्यमा को जब तय हो जाता है कि मध्यमा अपने आप को सेक्रीफाइस करेगा और ये घटोत्कच जो उसको ले जाएगा अपनी माँ का पालन प्राणा बनने के लिए, खा जाएगी उसको माँ उसको, तो उसका अंदर से अंतरात्मा निकलता है थिएट्रिकली, और वो फिर जो है एक विलाप सा करता है, क्योंकि उसमें भी वही है कि बाप कहता है कि बड़ा बेटा मेरा है, मैं नहीं छोड़ सकता। माँ कहती है कि छोटा बेटा मेरा सबसे प्यारा है, मैं नहीं छोड़ सकता। तो मजरा कहता है कि ठीक है, मुझे ही जाना है। हाँ, तो ये भी जो कहानी आप सुन रहे थे वो मैं भी घर में मजला था। तो एक तरह से तो ये बेसिकली अपने लाइफ के जो त्रासदियाँ हैं, जो असुविधा असुरक्षा हैं, उनको छोड़ना और अपने जो जिस चीज़ में आप एक्चुअली लगन है और उसका पॉजिटिव एस्पेक्ट को देखना। तो मनोज बाजपेयी से मेरी मुलाकात उस समय हुआ। उसके बाद 84-85 में ये एक्ट 1 करके एक ग्रुप तैयार हुआ NK शर्मा के। उसमें मैंने बार बार सुनता रहा कि ये लड़का बहुत ही कमाल का परफॉर्मेंस कर रहा है। तो मंडी हाउस में लगातार हमारी मुलाकात होती रही उनसे, मनोज बाजपेयी से। उसके बाद जब उन्होंने ड्रामा स्कूल में अप्लाई किया, तब तक कारण जी यहाँ नहीं थे, और उस वक्त के जो निर्देशक थे, पूरा स्टाफ मीटिंग में हमारी डिस्कशन साफ हो जाता कि ये जो शहर के लड़के होते हैं ये बड़ा क्रिटिसाइज करते रहते हैं और स्ट्राइक करते रहते हैं, इस टीचर से नहीं पढ़ेंगे, इससे नहीं करेंगे। स्कूल में थोड़ा सा स्ट्राइक होने लग गया था। तो उस साल ये मुझे कहने पे कोई झिझक नहीं है कि 2-3 साल टीचर डायरेक्टर लोगों ने ऐसे ही बच्चों को चुनना है जिनको वो कंट्रोल कर सके, दबोच सके, दबा सकें, और जो उनके सामने खड़े होकर काउंटर आर्गुमेंट ना करें। तो मनोज बाजपेयी को जब सेकंड टाइम भी नहीं लिया गया, उस टाइम में क्या बहाना 3-4 टीचरों ने दिया कि अगर बिहार का हमें लेना है तो हम बिहार के गांव से लोगों को लेंगे, ये जो दिल्ली में पढ़ रहा है और यहाँ से आकर यहीं अप्लाई कर देता है, इनको क्यों लेंगे हम। तो मैं बाहर निकला, मनोज बाजपेयी बैठे हुए थे शिव जी के पास के पीपल के पेड़ के नीचे। मैंने कहा तेरे को लेंगे नहीं, तू इनके चक्कर में मत रहे। एंड सो आई थिंक ही स्टिल एडमायर्स मी अ लॉट। फिर मैं 89 में जाकर जो है थोड़ा सा अपने आप को बड़ा एडिक्टिव हो गया था मैं नशे में। तो 87 में जाकर छुट्टी लिया और मैंने अपने आप को सुधार के आया 88 में फिर से। पूरा 7-8 महीना छुट्टी में रहा मैं गांव में, और फिर उसी वातावरण में अपने आप को सुधारा और
शराब उस दौरान मैंने टोटली छोड़ा, जो कि 88 से आगे आने वाले 14 साल तक मैंने हाथ नहीं लगाया था। हालांकि फूफू फिर से करने लग गया था 3 साल के बाद, लेकिन वो जो सुधरा हुआ समय पे मैंने ड्रामा स्कूल में एक नाटक किया, गोल खोपड़ी नुकीली खोपड़ी, ब्रेख्त का। उसी दौरान ब्रेख्त का एक और नाटक मैंने पढ़ा था जिसमें वो है ड्रम्स इन द नाइट। तो वो मेरा अपने थिएटर ग्रुप था, तो मैं इन लोगों ने कहा कि कुछ अपने साथ में भी तो करिए ना, हम लोग अपने आप कर लेंगे रिहर्सल, आप सिर्फ गाइड कर दो थोड़ा सा। तो ये जो कब की बात बता रहे हैं आप? ये मैं 89, 88 और दिसंबर और 89 की बात कर रहा हूँ। तो तब तक ऑलरेडी ये जो है मनोज वाजपेयी दिल्ली थिएटर में एक बहुत प्रबुद्ध अभिनेता के रूप में एस्टैब्लिश थे। तो तब मैंने इनको लिया, उसमें मेजर कैरेक्टर में लिया मनोज वाजपेयी को मेन कैरेक्टर में, और उसके रिहर्सल में इधर करता था। वहाँ अंदर ये जो एरिया है ये सब एक्चुअली ड्रामा स्कूल का था नहीं। अच्छा। इधर ये सब मैदान था और मेट्रो का जो है जगह अख्तियार कर लिया, काफ़ी हम लोग इधर ही रिहर्सल करते थे। तो मैं आता था और रिहर्सल मैं गाइड करके फिर चला जाता था, फिर अपने प्ले कर रहा हूँ, फिर इधर कर रहा हूँ, इधर कर रहा हूँ। हमारा ड्रामा स्कूल का प्ले होने के कोई 5 दिन के बाद इस प्ले का प्रगति मैदान में 3 शो होना था। तो मैंने हमारा जब लास्ट शो इधर था, मैंने कहा तुम लोग जाकर देखो, एक आदमी लड़का है वो मनोज वाजपेयी, वो क्या कर रहा है। तो उस प्ले में बड़ी इंटरेस्टिंग बात है, जब फर्स्ट शो होने जा रहा है उससे पहले ही रन थ्रू के दौरान मैंने कहा कि तुम इतना ये थोड़ा सा ब्रेख्तियन प्ले है, इसमें इतना स्ट्रॉन्ग इन्वॉल्वमेंट के साथ एक ट्रैजिक नायक की तरह से तुम बिहेव मत करो, थोड़ा रसिकता ख़त्म हो रहा है, यू आर टू डार्क। मैं उसने कहा कि उसकी गर्लफ्रेंड को किसी और ने ले लिया, रईसों ने ले लिया, मैं क्या करूं। मैंने कहा कि ठीक है तुम्हारा आर्गुमेंट ठीक है, मैं लेकिन अंदर से कन्विंस नहीं था। मैं कहता लेकिन फिर भी जो है प्रेमी और मर्डरर में फ़र्क देखो जरा, इस तरह से कहकर भी छोड़ दिया था मैंने। अब शो शुरू होने से पहले ही कोई 1 घंटे पहले जब मस्जिद रेडी है, मैं जाकर हाथ मिलाया तो उसका हाथ ठंडा था। मैंने कहा ये क्या है, क्या हो रहा था ना, प्लीज तुम वही करो जो तुम कर रहे थे। मैं तुम तो नर्वस हो रहे हो ना। हाँ थोड़ा सा नर्वसनेस आ रहा है। मैंने कहा तो फिर नर्वस होते समय जो है क्या हो रहा है अंदर, तुम उसी पे फोकस करो कि दिल धड़क रहा है, यहाँ कुछ कुछ हो रहा है, उन्हीं जगह पे फोकस करो, देखना अपने आप में गायब हो जाएगा थोड़ी देर में। तो एक रॉबिन दास करके बहुत लेजेंडरी डायरेक्टर है दिल्ली थिएटर में, लेजेंडरी, और नेशनल स्कूल ऑफ ड्रामा में वो पढ़ाते भी रहे हैं काफ़ी सालों तक। तो रॉबिन दास ने मुझे देखा विंग्स में कि मैं थोड़ा सा ऐसे ऐसे काँप रहा था और मेरी एंट्री होने वाली है। देखा उन्होंने कहा मनोज तुम आ जाओ इधर। उन्होंने कहा कि यार मैं देख रहा हूँ कि तुम बहुत ज़्यादा नर्वसनेस में जा रहे हो, तो इसको नर्वसनेस सही है, वो दिखना नहीं चाहिए। मैंने कहा सर वो कैसे होगा सर, मैं तो बहुत काँपता हूँ। तो उसने कहा जब ये हो ना तो सिर्फ कंसंट्रेट करो कि नर्वसनेस जो हो रहा है तो मेरे बॉडी को अंदर में कैसे अफेक्ट कर रहा है, मेरे बॉडी में क्या क्या हो रहा है, क्या क्या हो रहा है। तुम उस पर कंसंट्रेट करना शुरू करो, 2 मिनट में वो ख़त्म हो जाएगा। और तब से मैं आज तक वो करता हूँ। सो दैट वाज यू नो, ये ऐसे छोटे छोटे इंटरेक्शन, लेकिन आज तक भी वो बंदा, मैं कभी इसको अक्सर मिलता नहीं हूँ ना, बहुत ज़्यादा जाकर मैं जब यहाँ पाता हूँ, लेकिन वो आज तक भी जब भी यहाँ ड्रामा स्कूल में आकर कभी भाषण देते हैं, इस कॉन्टिन्यूसली ये छोटी घटनाएं जो एक्चुअली मेहनत करना जानता है, जैसे कि वो छोटी बातें कि लाइव लाइन और डेड लाइन के अंदर फ़र्क समझो रॉबिन, उसका ऐसा असर हुआ कि फर्स्ट ईयर ऑफ ड्रामा स्कूल में अलकाई साहब कहते हैं कि तुम आओ, पुराने किला का जो टॉप पोर्शन है उसका ड्राइंग करो, अगर अच्छा लगेगा तो मैं ब्रोशर में छापूंगा। He all the 3 years he liked me because I was trying to develop into my sketching and ड्रामा स्कूल में अपना सारा काम मैं जल्दी से ख़त्म करता था। टी ब्रेक में मैं बैठ के चाय पीकर लड़कियों के साथ लाइनें नहीं मारता था, मैं लाइब्रेरी में अंदर घुस जाता था
फिर स्केचिंग के क्या टेक्निक है, या कहीं बैठ के करना, रात को देर तक कुछ स्केचिंग करना, कुछ चित्र देखकर किसी को बैठ के चाय पानी के लिए किसी अगर बैठा हूँ तो किसी का पोर्ट्रेट बनाना। तो पेंटर और सिंगर जिस तरह से 24 घंटा लगते हैं, इस तरह से लगने के बारे में जो उत्साह अलकाई साहब ने दिया हमको, ये उत्साह ऑलरेडी मेरे अंदर कहीं बचपन में था। तो वो सारे भाई लोग जो स्मार्ट बनकर हीरो बन के आना चाह रहे हैं, वो दो चीजें समझे। एक तो आज के समय पे कोई हीरो और कोई हीरोइन नहीं है जी। ज्यादातर आप देख लीजिए मोहनलाल और मामूटी को, वो तो बड़े नेगेटिव रोल ही कर रहे होते हैं ज्यादातर। तो कैरेक्टर होता है आपका आज के समय पे। आज के समय पे इवन हिंदी फिल्मों में भी देखिए, इट इज नाउ स्लोली चेंजिंग। कॉमेडी कौन कर रहा है? कॉमेडियन नहीं है, हीरो ही कर रहा होता है, एक्टर ही कर रहा होता है। तो इस तरह से ये सारे पूर्वाग्रह को छोड़कर एक्चुअल मेहनत जिसको है कि नाटक पढ़ें, साहित्य पढ़ें, कहानियाँ पढ़ें, और नाटक ग्रुप में कहीं भी घुसें। कहीं कोई मैं किसके ग्रुप में जाऊं? अरे तुम लोग खुद मिलकर इकट्ठा करो। मैंने किसी ग्रुप में देखा, मैंने इकट्ठा करना शुरू कर दिया और अचानक देखा कि पहले साल नाटक हमारा उतना अच्छा नहीं हुआ था। सेकंड ग्रेजुएट 10th 11th क्लास का नाटक थोड़ा बेहतर हुआ। फिर जब वहाँ कॉलेज में थोड़ा सा एक्सपोजर मेरा और बढ़ गया, तो उसके बाद जब मैं प्री प्रोफेशनल प्री यूनिवर्सिटी PU, पहले PU और PU मतलब कि 12th और 13th ये दो क्लास जो होते थे, 12th क्लास का समर वेकेशन में मैंने जो नाटक किया, गाँव वालों ने सब तालियां मारी, मैं पहली बार ताली मिली, अरे वाह। तो इस तरह से जो है आप खुद इकट्ठा करें, अपने आसपास के लोगों को लें, कुछ नहीं तो एक कहानी पढ़ो और जोर जोर से पढ़ो और उसका कुछ एक पोर्शन तैयार करो, और कुछ नहीं तो अपने पड़ोस में दिखाओ, माँ बाप को दिखाओ, कहीं से ऑडियंस भी इकट्ठा करो, पकड़ो। कॉलेज स्कूल में आजकल हर जगह पे नाटक हो रहा है। आप कुछ नहीं करोगे, आईने के सामने अपने आप को सजाते रहना है, पुट्ठे बनाना है। तो क्या ये ज़रूरी है कि मतलब NSD जैसे आप बता रहे हैं कि इस तरह से एक्टिंग सीख सकते हैं, कर सकते हैं, और फिल्मों में भी देखा गया है सर कि जो कई डॉक्टर्स हैं, कई इंजीनियर्स हैं, जो उन्होंने कोई फॉर्मल ट्रेनिंग नहीं ली किसी भी संस्थान से, लेकिन वो बहुत अच्छा कर रहे हैं। लेकिन ज़्यादातर लोग जो हैं महाराष्ट्र और गुजरात से हैं, वो थिएटर से उनका संबंध ज़रूर है। बहुत कम लोग हैं जो कि, अब वही शाहरुख खान के बारे में कि वो बैरीजॉन के थिएटर ग्रुप में छोटे छोटे रोल करते जा रहे थे। वो फौजी में उनको मेन रोल मिला, उससे पहले ऑलरेडी वो क्लास 10th में बैरीजॉन सेंट जेवियर में जाकर जो है 6 महीने का वर्कशॉप करते हैं, उसमें वो है, छोटा सा एक रोल मिल रहा है उसको, वो प्रैक्टिस कर रहे हैं। तो ये जो ट्रेनिंग और ये जो पीरियड है 13वीं साल से 23वीं साल तक के पीरियड में जो काम आप सबसे ज़्यादा करोगे, तुम उसी में एक्सपर्ट बनोगे, वही तुम्हारी वो होगी। चोर भी बनना है तो 13 से 23 के बीच में तैयारी करनी पड़ेगी उसके लिए। तो आप So that you know these years are the formation years। आप उसको छोड़ दिए हो और फिर अचानक आकर जो ग्रेजुएशन खत्म होने से पहले मैं क्या करूं, तो पढ़ाई में मन जिनका नहीं लगता कि हम थिएटर में चले जाएं, ये भी गड़बड़ है। आप एस्केप कर रहे हो थिएटर को, या फिर ओहो एक्टिंग करने से बहुत पैसा कमाएंगे, ना पैसे के लालच आपको बना पाएगा एक्टर, ना अचानक अपने हीरो बनने का खुद की खूबसूरती को देखते हुए कहते हैं मैं अब एक्टर बन जाऊंगा, आपको बना पाएगा। आपका जो लगन है, और वो लगन में बिना स्वार्थ का होना चाहिए। मैं एक कहानी के साथ इस पूरे इंटरव्यू को ख़त्म करूँगा। एक चिड़ीमार था, अब वो जंगल तो कट गए, उसको आसपास में नहीं मिल रहा है, इधर गुड़गांव के आसपास तक मिलना सब कोई जंगल नहीं है जहाँ जाकर चिड़िया मारे। तो फिर घूमते घामते क्या करूं, कैसे खाऊं, क्या करूं, बच्चों को कैसे पालूं, घूमते घूमते लोधी गार्डन तक पहुंच गया। लोधी गार्डन में देखा कि एक आदमी जो है साधु टाइप का व्यक्ति ऐसे बैठे हुए हैं, और कबूतर उसके इधर 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 सर पे, यहाँ बहुत सारे कबूतर रखे। वाह यार, 2-4 पकड़ लूंगा तो हो गया, तो एक दिन का तो निकल जाएगा। तो फाइनली 2 दिन के बाद उसने आकर जो है थोड़ी दूरी पर वहाँ भी वो भी बैठ गया ऐसा करके। पहले दिन बैठा है, कोई चिड़िया उसके ऊपर नहीं आ रही है। फिर दूसरे दिन,
तीसरे दिन 7 दिन बीत गया, कोई चिड़िया उसके पास नहीं। इधर साधु बाबा के कंधे पे ऊपर नीचे सब बैठे हुए हैं, कोई पोटी भी नहीं कर रहा है उनके कंधे पे। तो इसने आकर जो है पैर पकड़ लिया कि गुरुदेव मुझे मंत्र दे दो, वो मंत्र से मैं अपना परिवार पाल पाऊंगा, ताकि चिड़िया आकर मेरे ऊपर बैठे। मैं उसने कहा कि क्या कर रहे थे तुम? ने मैं बिल्कुल आपकी तरह ऐसे बैठा हुआ था। कि तुम बैठे हुए नहीं थे, तुम दबोचने के चक्कर में थे। चिड़िया अंदर से समझ जाते हैं कि तुम दबोचने के चक्कर में वो नहीं आएगी। इसी तरह से फेम, आर्टिस्टिक क्वालिटी आपके अंदर, आप दबोचने के चक्कर में आओगे, पब्लिसिटी हासिल करने के लिए तरह तरह के हथकंडे अपनाओगे, नहीं हो सकता। आप अच्छा ड्रामा स्कूल से सर्टिफिकेट मिल जाए, कोई कॉलेज से पुनः इंस्टीट्यूट से सर्टिफिकेट मिल जाए तो मैं बन जाऊंगा, या मुझे कोई आदमी प्लेस कर दे और एक ड्रामा फिल्मों में भर्ती करा दे तो बन जाऊंगा, नहीं।